एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि 9th क्लास के अंदर कि इंग्लिश के पेपर में आपको किस टाइप के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं और उन एमसीक्यूज़ को किस तरीके से आप लोग टैकल कर सकते हो। तो 9th क्लास में आपको इंग्लिश में टोटल 19 मार्क्स के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि एएलपी यानी पैक्टा जो है वो किस ने हमें क्या बताया, किस अकॉर्डिंग जो है वो आपको पेपर में एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। तो टोटल एमसीक्यूज़ होंगे 19 मार्क्स के, जिसमें से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाले आएंगे आपको 5 नंबर के। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग वाले जो हैं वो आएंगे 4 नंबर के, और जो करेक्ट मीनिंग यानी सिनोनिम वाले आपसे 5 नंबर के एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। और उसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होंगी ग्रामर की जो कि आपको पूछी जाएंगी 5 नंबर की। तो अब हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि किस टाइप के ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के जो हैं वो टर्मिनोलॉजीज़ ग्रामर की से रिलेटेड होती हैं। अब ये जो पोर्शन है ना बी वाला और सी वाला, इसके लिए आपको इंग्लिश ए कंसल्ट करनी पड़ेगी जो आपकी टेक्स्ट बुक है। अब ये चैप्टर के अंदर से भी पूछे जा सकते हैं स्पेलिंग, और जो है वो एक्सरसाइज में से भी पूछे जा सकते हैं, और ग्लॉसरी जो चैप्टर के लास्ट पे बनी होती है ग्लॉसरी, वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। अब ये 2 पोर्शन जो है वो कवर करने के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको बिल्कुल भी इनका आइडिया नहीं है और पहले नहीं तैयार किए हुए, तो आप लोग टेक्स्ट बुक खोलो और उसके जो लास्ट पे ग्लॉसरी दी हुई है एटलीस्ट उसके स्पेलिंग पढ़ो, ताकि आपको आइडिया हो कि किस टाइप के जो है वो वर्ड्स हैं और उनके जो है वो मीनिंग्स देखो। दूसरी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर अगर इस टाइप के मीनिंग वाले हैं एमसीक्यूज़ तो डेफिनेटली उनको देखो, क्योंकि जो पेपर होता है बोर्ड का वो 20 to 30% जो है वो आपका रिव्यू एक्सरसाइज में से ही कवर होता है। दूसरा पास्ट पेपर में से भी मैक्सिमम पोर्शन आता है, लेकिन इस दफ़ा सिलेबस चेंज है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम सिनोनिम और स्पेलिंग जो है वो पास्ट पेपर से तैयार कर सकते हैं। तो हम ये ग्रामर वाला पोर्शन, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला, और ये जो ग्रामर की टर्मिनोलॉजीज़ हैं आज के लेक्चर के अंदर हम ये कवर करेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ऑलरेडी कि आपको पेपर के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 5 नंबर का। अब इसके अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है आपको भी पता है कि जो टेंसेस होते हैं, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी हुई है तो आपको आइडिया होगा कि ये जो टेंसेस होते हैं वो वर्ब के ही होते हैं, और हमारा जो टेंस चेंज होता है वो वर्ब की वजह से ही होता है। अब आपको कैसे पेपर के अंदर बैठ के पता चलेगा कि इसके अंदर प्रेजेंट टेंस आएगा, पास्ट आएगा या फ्यूचर आएगा, तो वो देख लेते हैं। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो हम दोबारा देख लेते हैं कि अगर जो है वो उन एक्शंस की बात करें जो कि मौजूदा वक्त के अंदर हो रहे हैं, रोज़ाना हो रहे हैं, यानी रेगुलरली का काम हो रहा है, या कोई जनरल ट्रुथ है, तो वो प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अब किस टाइप के जो है एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट की स्ट्रक्चर आपको पता है ऑलरेडी कि वर्ब सब्जेक्ट आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ईएस लगाते हैं। वो तब लगाते हैं जब हमारा जो सब्जेक्ट है यानी काम करने वाला वो ही हो, शी हो या इट हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि शी राइट्स अ लेटर, तो राइट के साथ हमने एस क्यों लगाया, क्योंकि काम करने वाला सिंगुलर है। प्ले दे के साथ हमने प्ले क्यों लगाया, एस क्यों नहीं लगाया प्ले के साथ, क्योंकि काम करने वाला 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आप लोग प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करोगे या कोई और। तो अगर आप लोगों ने देखना है सेंटेंस पूरा अच्छी तरीके से, और अगर सेंटेंस के लास्ट पे हो हैबिट, रूटीन, जनरल फैक्ट, तो इसका मतलब है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग देख सकते हो कि इट रेन्स इन विंटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो अक्सर आपको बोर्ड में पूछा जाता है आपसे। जैसे ये लिखा हुआ है कि इट रेन्स इन विंटर, क्योंकि सर्दियों के अंदर बारिश होती है, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, एक हम कह सकते हैं कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। दे वर्क हार्ड ऑल द डे, वो यानी पूरा दिन वो काम करते हैं, उनकी रूटीन है। तो ऑल द डे से हमें पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज जो है मगरिब के अंदर गुरूब होता है, तो ये एक जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। आई डोंट टेक माई मील एट नाइट, तो ये हैबिट है। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, तो ये एक रूटीन है। एवरी डे से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो आप लोगों ने पूरा सेंटेंस देखना है, अगर उसके अंदर ऐसी बातों का जिक्र हो जो कि पूरी दुनिया के अंदर सच मान जाती हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, या ऐसी चीज़ें जो डेली रूटीन है, वर्ड के सेंटेंस के लास्ट पे हो ऑल डे,
या इस तरह का हो जैसे एवरीडे, यानी ऐसे काम जो रोज़ाना होते हैं या ऐसे काम जो कि जनरल स्टेटमेंट हैं, तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का कैसे पता चलेगा? आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता होगी कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज़ एम आर, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं, और सब्जेक्ट के साथ इज़ तब लगाते हैं जब ही शी इट हो। एम तब इस्तेमाल होता है जब आई हो, और दे और किसी भी प्लूरल और यू के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूस का है? अगर सेंटेंस के एंड पे हो नाउ, एट द मोमेंट, करंटली, तो इसका मतलब है जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूस का है। कंटिन्यूस क्या मतलब होता है कि जारी। तो नाउ अगर सेंटेंस के एंड पे होगा नाउ, एट द मोमेंट, करंटली, तो इसका मतलब है वो कंटिन्यूस का सेंटेंस है। दोबारा जो है वो कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है इट इज़ रेनिंग। अब आपको सेंटेंस के अंदर आएगा इट इज़। अब आपको पता है कि इसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म ही आएगी। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है द बॉयज़ आर डूइंग देयर होम टास्क, तो आपको आर से आइडिया हो जाएगा कि इज़ एम आर के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पे देखो सवाल पूछा गया है आर दे सिटिंग आइडल। आइडल का मतलब होता है बेकार बैठना या फजूल बैठना, बगैर कोई किसी काम के बैठना। तो यहाँ पे आर से आइडिया होगा आपको कि आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। और यहाँ पे भी गर्ल्स आर प्लेइंग नेट बॉल, तो आर इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर इज़ आर आए या एम आए तो इसका मतलब है उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। और अगर सेंटेंस के लास्ट पे वर्ड्स हों जैसे एट द मोमेंट, नाउ, करंटली, तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। और अगर नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट, तो आपको इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता होगी कि सब्जेक्ट आता है, हैज़ और हैव आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हम ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल सेंटेंस के लास्ट पे आएगा ऑलरेडी, जस्ट, येट। आप लोगों ने पूरा जुमला देखना है, और अगर उसके लास्ट पे हो ऑलरेडी, जस्ट, येट, तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल ये देखो इधर, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है आई हैव रेड द 2 बुक्स, हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसको हम रेड पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है शी हैज़ नॉट सेंट हिम बैक, उसने उसको वापस नहीं भेजा। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हैज़ आएगा, हैव आएगा? आप लोगों को 2 कंडीशन हो सकती हैं। ये आएगा यानी शी, आपको पता है शी के साथ हैज़ तो नहीं आएगा। अगर एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि शी के साथ हैज़ लगाया होगा या हैव लगाया होगा, तो आप लोगों ने सबसे पहले एमसीक्यूज देखना है। अगर वो वाला आप लोगों ने ढूंढना है जिसके साथ हैज़ होगा, और फिर हैज़ के साथ जहाँ पे थर्ड फॉर्म होगी, तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। आप लोगों ने सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम हैज़ और हैव इस्तेमाल करते हैं, और हैज़ और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है पास्ट। आपको पता है पास्ट के अंदर हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं। और सिंपल पास्ट क्या होता है? सब्जेक्ट आता है और सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अब आपको कैसे आइडिया होगा कि इस सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी? तो सेंटेंस के अंदर लिखा होगा अगो, येस्टरडे, लास्ट नाइट, यानी ऐसे काम जो हमने गुजरे हुए वक्त में किए हैं, ऐसे काम जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किए हैं। जैसे आप लोग कहोगे कि आई टुक माई मील 2 hours ago, या आई टुक माई मील लास्ट नाइट। तो अगर सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड आएंगे येस्टरडे, अगो, लास्ट नाइट, तो इसका मतलब है ये सिंपल पास्ट है। और अब कंटिन्यूस से जाहिर हो रहा है कि आप लोगों ने कोई काम पास्ट के अंदर स्टार्ट किया था और उसको एंड नहीं किया। जैसे लिखा हुआ है शी वाज राइटिंग अ लेटर। अब आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे वाज और वर आएगा वहाँ पे भी आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। और अगर हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट और आई, तो उसके साथ हम वाज इस्तेमाल करेंगे। और अगर प्लूरल होगा यानी काम करने वाले जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो हम वर इस्तेमाल करेंगे। अब एमसीक्यूज की टिप ये है कि हम प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस अक्सर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब 2 काम जो हैं वो हो रहे हों। जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है, शी वाज राइटिंग व्हेन आई केम, यानी आपको यहाँ ये पोर्शन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है या ये पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे सेंटेंस में लिखा हो शी डैश व्हेन आई केम, तो यहाँ पे व्हेन आई केम से जाहिर हो रहा है कि एक्शन जो है वो पास्ट का है, यानी जब आप आए थे तो वो लिख रही थी, यानी
एक एक्शन कंप्लीट होता है और एक इनकम्प्लीट होता है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। और परफेक्ट का भी वही सीन है जो प्रेजेंट परफेक्ट में पड़ा है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हैड इस्तेमाल होता है और आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब फ्यूचर टेंस आपको पता है कि फ्यूचर के अंदर हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इसके स्ट्रक्चर क्या होती है कि विल आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, जैसे शी विल राइट अ लेटर। और अगर सेंटेंस के एंड पे हो टुमारो, नेक्स्ट वीक और सून, तो इसका मतलब है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है और इसके अंदर विल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब यहाँ पे मैंने लिखा है गोइंग टू। अब अक्सर ऐसा होता है कि गोइंग टू जो है वो हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे शी इज़ गोइंग टू राइट अ लेटर। अब आप लोगों ने ये देखना है अगर गोइंग टू हो तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और गोइंग टू जो है वो फ्यूचर को जाहिर करता है, यानी एक कोई ऐसा काम, यानी हमने प्लानिंग की हुई है लेकिन वो काम हमने अभी तक पूरा नहीं किया, तो उसके लिए हम लोग गोइंग टू इस्तेमाल करेंगे, यानी ये प्लान्ड एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप लोगों ने हम पूरे की समरी कर लेते हैं कि जो टाइम वर्ड्स होते हैं ना वही सब कुछ हैं, यानी अगर सेंटेंस के एंड पे होगा येस्टरडे तो वो पास्ट है, अगर नाउ होगा प्रेजेंट होगा, एट द मोमेंट होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और टुमारो जो है वो फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। और इज़ एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वाज वर पास्ट कंटिन्यूस है, हैज़ है प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट है और विल जो है वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट के अंदर इस्तेमाल होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के अंदर और वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंसेस के अंदर इस्तेमाल होती है। फिर वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी। अब आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि ही शी इट जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो के साथ हम तो उसके साथ हम एस और एस का इजाफा करेंगे, और दे वी और आई के साथ हम एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको जो है वो एमसीक्यूज़ का पहला पोर्शन अभी तक क्लियर हो चुका होगा। दोबारा हम चलते हैं एमसीक्यूज़ की स्कीम के ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अब हमने जो है वो ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो हमारे टेंसेस वाला पोर्शन हो गया, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला, उसको आप लोग देखो, बार बार देखो ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं, फिर आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह से आप लोग ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला चूज़ करोगे। तो ये अब हमने ग्रामर की टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। पूरी बुक के अंदर बहुत ही थोड़ी सी जो है वो टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं, अगर आप लोग उनको अच्छी तरह उससे कॉन्सेप्ट को पढ़ लो तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी एमसीक्यूज़ के अंदर। जैसे सबसे पहली है जेरेंड। आप लोगों ने मे बी ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हो, लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ तो इंशाल्लाह हम बहुत ही सिंपलेस्ट वे में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले टर्म है जेरेंड। जेरेंड की डेफिनेशन ये है कि वर्ब के साथ अगर हम आईएनजी लगा दें और वो एज अ नाउन काम करे। फॉर एग्जाम्पल से ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। स्विमिंग इज़ आ गुड एक्सरसाइज, कि तैरना जो है वो एक अच्छी एक्सरसाइज है। एक और लिखा हुआ है कि आई लाइक रीडिंग। अब यहाँ पे देखो, स्विम क्या होता है, वर्ब है, स्विम के साथ हमने आईएनजी लगा दिया तो ये एज अ नाउन काम कर रहा है। मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे कि स्विमिंग जो है वो एक अच्छी एक्सरसाइज है। आप लोगों ने सिंपल से एक बात याद रखनी है कि अगर आईएनजी वाली फॉर्म से पहले इज़ एम आर और वाजवर ना आए, इज़ एम आर और वाजवर ना आए तो वो जेरेंड होता है। अपने ये तो बड़ा ना कि कंटिन्यूस में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले इज़ एम आर इस्तेमाल होता है, लेकिन जेरेंड भी आईएनजी वाली फॉर्म होती है, आईएनजी वाली फॉर्म ही होती है, लेकिन इसका डिफरेंस क्या होता है, ये एज अ नाउन एक्ट करती है। अब मे भी आपको पेपर के अंदर बैठ के ना पता चले कि ये एज अ नाउन है या नहीं है। आप लोगों ने सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है कि अगर आईएनजी वाली फॉर्म से पहले इज़ एम आर वाजवर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है वो जेरेंड है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, इफ़ आईएनजी वर्ड इज़ यूज एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इट मीन्स इट इज़ जेरेंड। और अगर वो किसी चीज़ के तौर पे बिहेव करी है, वो कोई काम नहीं है तो वो जेरेंड है। सिंपल आपने सेंटेंस पढ़ना है, और अगर वहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो किसी काम को जाहिर नहीं कर रही, किसी चीज़ को जाहिर कर रही है तो इसका मतलब है वो जेरेंड है। अब नेक्स्ट है कि इन्फिनेटिव क्या होता है। अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दें तो इसका मतलब है वो इन्फिनेटिव है। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू स्टडी। अब आपको पेपर के अंदर पूछा जा सकता है इस तरह अंडरलाइन करके कि टू स्टडी जो है वो क्या है, इन्फिनेटिव है, जेरेंड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू लगा दें तो वो इन्फिनेटिव होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शी लाइक्स टू रीड। अब इसके अंदर टू रीड क्या है, इन्फिनेटिव।
इफ़ यू सी टू प्लस वर्ब तो वो इन्फिनेटिव है, और ये किन वर्ब से पहले आता है, यानी वांट, लाइक, ट्राई, डिसाइड। सिंपल सी आप लोगों ने ट्रिक याद रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आएगा तो वो इन्फिनेटिव होगा। अब हमने देखना है कि सेंटेंसेस की टाइप्स कितनी होती हैं। ये रैंडम से टर्मिनोलॉजीज मैंने उठाई हैं जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा खपना ना पड़े और एमसीक्यूज इजीली आप लोग कवर कर जाओ। तो सेंटेंसेस की बेसिक 3 टाइप्स होती हैं, 3 नहीं है 4, आगे हम जाके देख लेते हैं। सबसे पहले है एजर्टिव, डेक्लरेटिव भी हम इसको कहते हैं और सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। अब एजर्टिव यानी मुस्बत जुमले ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई होती है। जैसे मैं क्या कह रही हूँ कि शी इज़ हैप्पी, एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, ना इसके अंदर नहीं इस्तेमाल हुआ है, ना को सवाल पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब है ये एजर्टिव है और डेक्लरेटिव है। आपको एक जो है वो सेंटेंस दिया गया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, तो आप लोगों ने देखना है। अगर सेंटेंस बिल्कुल सिंपल होगा तो इसका मतलब है कि वो एजर्टिव है, और अगर सेंटेंस के एंड पे जो है वो फुल स्टॉप हो तो वो भी एजर्टिव होता है। एक सिंपल सी ट्रिक है। दूसरा ये इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर सवाल पूछा जाता है, इंटेरोगेशन होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस है आर यू रेडी, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क से आइडिया हो रहा है ये इंटेरोगेटिव है। अगर आपको सेंटेंसेस के अंदर ऑर्डर दिया जा रहा हो, कोई रिक्वेस्ट की गई हो या कोई एडवाइस दी गई हो, तो इसका मतलब है वो इम्पेरेटिव है। जैसे लिखा हुआ है ओपन द डोर, तो ये एक ऑर्डर दिया जा रहा है ना, ओपन द डोर, तो इसका मतलब भी ये इम्पेरेटिव है। इनकी निशानी ये होती है कि वर्ब हमेशा जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में होता है। जैसे ये देखो ओपन द डोर, तो ओपन क्या है, वर्ब, काम, तो इसका मतलब है ये इम्पेरेटिव है। सिंपल सेंटेंस देखो, अगर वर्ब स्टार्ट में है तो इसका मतलब है वो इम्पेरेटिव है। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी स्ट्रांग इमोशन के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो इसके अंदर जो है वो सडन इमोशन है, यानी मैंने वेदर देखा और देखते मैंने कह दिया व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो आप लोगों ने सिंपल एक चीज़ याद रखनी है कि अगर सेंटेंस के एंड पे एक्सक्लामेशन मार्क इस्तेमाल हो तो इसका मतलब है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं। और अगर दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा हो और वर्ड इस्तेमाल किया जाए लाइक और एज, तो इसका मतलब है वो सिमिली है। जैसे ही इज़ ब्रेव लाइक अ लायन, कि वो शेर की तरह बहादुर है, तो यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल हुआ है लाइक। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि शी इज़ एज स्वीट एज हनी, वो शहद की तरह मीठी है, तो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है एज। अगर सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन किया जा रहा हो, यानी दो चीज़ों का हमने जो है वो कंपैरिजन किया है और वर्ड इस्तेमाल किया है लाइक एज, तो इसका मतलब है वो सिमिली है। आप लोगों ने सिंपल ये देखना है, अगर सेंटेंस के अंदर एज और लाइक है तो इसका मतलब है वो सिमिली है। मेटाफर, अगर हमने डायरेक्ट कंपैरिजन किया है, एज और लाइक इस्तेमाल नहीं किया। जैसे मैं कहती हूँ कि ही इज़ अ लायन, यानी वो शेर है, तो इसका मतलब है वो बहादुर है। हमने ना ही वर्ड इस्तेमाल किया है एज, ना इस्तेमाल किया लाइक, हमने सिंपल कंपैरिजन कर दिया, तो ये मेटाफर होता है। जैसे कि टाइम इज़ मनी, तो इसका मतलब है ये मेटाफर है, हमने टाइम को और मनी को कंपेयर किया, लेकिन वर्ड एज और लाइक हमने इस्तेमाल नहीं किया। और अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ दे दें तो इसका मतलब है वो पर्सोनिफिकेशन है। जैसे द विंड विस्पर्ड, हवा जो है वो सरगोशी करती है, तो सरगोशी करना इंसानों की क्वालिटी है, लेकिन हमने विंड को ह्यूमन लाइक क्वालिटी दे दी है, तो इसका मतलब है ये पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पे हमने कह दिया द सन स्माइल्ड, सूरज जो है मुस्कुराता है, तो मुस्कुराना जो है वो ह्यूमन लाइक क्वालिटी है जो कि हमने एक नॉन लिविंग थिंग को दे दी है। आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि नॉन लिविंग थिंग है, उसको ह्यूमन एक्शन यानी ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ दे दी गई हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन है। अब लास्ट पे हम पेक्टा का जो है वो एक सैम्पल पेपर देख लेते हैं कि किस टाइप के जो हैं वो आपको इस दफ़ा पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे ये देखो, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला पोर्शन है जिसके अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की गई है। अब आप लोगों ने देखा द गर्ल्स, अब सबसे पहले तो उन एमसीक्यूज़ को क्रॉस करते हैं ना जिससे बिलोंग ही नहीं करते। अब गर्ल्स है तो हमें पता है कि गर्ल के साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल हो सकता है, आर इस्तेमाल हो सकता है वो सकता है, लेकिन ये देखो हैज़ तो किसी सूरत नहीं आएगा, इसको क्रॉस कर दो। प्लेइंग जो है वो अकेला नहीं आ सकता, उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आता है। गर्ल्स है, एक लड़की नहीं है, तो हम इज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो पीछे क्या बचता है, आर। सबसे पहले एमसीक्यूज़ उनको क्रॉस किया करो जो उससे रिलेटेड नहीं होते। अगो हमने पढ़ा था, अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर सेंटेंस के लास्ट पे अगो हो तो फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वो पास्ट का सेंटेंस होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
दे डैश पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर। तो यहाँ पे क्या आएगा कि वो साल ख़त्म होने से पहले, बिफोर से पता चल रहा है कि आने वाले इवेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विल हैव लेफ्ट। अब इट मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था, उसमें एग्जैक्ट ये सेंटेंस था कि इट रेन्स इन विंटर, ये एक जनरल ट्रूथ है। अब यहाँ पे सिंस लास्ट नाइट से हमें पता चल रहा है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा। अब देख लेते हैं कि अगर पास्ट का होगा तो हैड आएगा, हैड और साथ हैड बीन और आईएनजी वाली फॉर्म होगी, और अगर प्रेजेंट का है तो हैज़ बीन आएगा। अब इज़ रेनिंग नहीं आ सकता क्योंकि सिंस है। अब इट के साथ हैव इस्तेमाल नहीं होता, विल बी रेनिंग भी नहीं आएगा, तो ये आएगा हैड बीन रेनिंग। अगला पोर्शन है स्पेलिंग वाला। अब ये देखो, आप लोगों ने अगर चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है और आपको आइडिया है कि सेंटेंस किस टाइप के वर्ड्स हैं और ये वो, तो ये वर्ड है क्वैस और इसका मतलब होता है तबाही, तो ये आएगा बी वाला ऑप्शन। दूसरा है बीकन, बीकन का मतलब होता है रोशनी या किरण, तो यहाँ पे ये वाला आएगा। एप्रिशिएट का मतलब होता है किसी को आप हौसला अफजाई करते हो तो उसके स्पेलिंग ये होते हैं। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है तरक्की, तो उसके स्पेलिंग ये होते हैं। अब दूसरा मीनिंग वाला है तो कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब होता है काबिल तारीफ़, तो ये एडमायरेबल आएगा। और रेंडर का मतलब होता है सर अंजाम देना, हज़रत अस्मा वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका मतलब होता है परफॉर्म। अब क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है अहम, तो ये आएगा वाइटल, इंपॉर्टेंट भी इसका मतलब हो सकता है। अब यहाँ पे वर्ड है हर्थ, ये प्ले के अंदर वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो ये है फायर प्लेस यानी आग जलाने की जगह। पिक्ड का मतलब है परेशान दिखाई देना या इरिटेटेड, यानी आप बहुत ही जो है वो परेशान हो, किसी चीज़ से इरिटेट हो रही हो, तो यहाँ पे इसका मतलब आएगा इरिटेटेड। अब ये वाला देखो आप लोग, शी रीड्स अ बुक, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। दूसरी बात ये कि लास्ट पे फुल स्टॉप है और इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का जो है वो हैप्पीनेस इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ, ये एग्जैक्ट आपकी एक्सरसाइज से लाइन उठाई गई है, तो आपको जो है वो आइडिया होगा। अगर नहीं है तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि नाउन का मतलब होता है किसी जगह, चीज़ या शख्स का नाम और किसी कॉन्सेप्ट का नाम। तो हैप्पीनेस क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, तो इसका मतलब है ये नाउन है। और अगर बहुत इन डेप्थ जाओगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी ऐसे नाउन जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दिस बुक इज़ माइन, माइन जाहिर कर रहे हैं कि कोई चीज़ आपसे रिलेटेड है, आपकी है, आपकी मलकियत है। तो अगर कोई वर्ड मलकियत को जाहिर करता है तो इसका मतलब है वो पोजेसिव है, तो ये माइन क्या है, प्रोनाउन, और ये मलकियत को जाहिर कर रहा है तो इसका मतलब ये पोजेसिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शाइला सैंग ब्यूटीफुली, शाइला सैंग ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली का क्या मतलब है कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो गा रही है, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर यानी तरीका। रीडिंग इज़ माई हॉबी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आईएनजी वाली फॉर्म से पहले इज़ एम आर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ये जेरेंड है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको बहुत हद तक कन्फ्यूजन्स क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन इन केस आपको फिर भी कोई मसला है और आप चाहते हो कि मैं दोबारा से इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।